नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। सस्पेंस खत्म हो गया। जो बहुत दिनों से सस्पेंस चल रहा था कि भाई मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कौन होगा, छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर कौन होगा, लेकिन राजस्थान पर अभी सस्पेंस बरकरार है। इस पर पर्दा सोमवार को यानी कल उठ सकता है। डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने सारे उन राजनीतिक विश्लेषकों, देश के बड़े बड़े राजनीतिक रिपोर्टरों, पत्रकारों की कलाई खोल कर रख दी है कि कम से कम अब आप लोग पत्रकारिता तो ना है करिए और कोई धंधा पानी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास कोई सोर्सेज है नहीं और आप मुंह छिपाते हैं ये कहकर कि नरेंद्र मोदी सबको चौंका देते हैं। जबकि हकीकत यह है कि अब पत्रकारों को, देश के जो बड़े बड़े नाम हैं, पत्रकार हैं, उनको कुछ पता नहीं रहता है। वो 4-5 चर्चित चेहरे ले लेते हैं और उन्हीं को घुमा घुमा कर, नचा नचा कर विश्लेषण करते हैं। आज मैं कम से कम 10वीं बार, जब से भाजपा की सरकार 10 सालों में आई है, नरेंद्र मोदी की 10वीं बार मैं ऐसा देख रहा हूं कि देश के सारे राजनीतिक पत्रकारों, विश्लेषकों के अनुमान धराशायी और धूल धूसरित हो गए। अब वो कहें चाहे जो कुछ, लेकिन उनके पास अपना मुंह छिपाने के लिए कोई कारण है नहीं। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी या जो भी राजनीतिक दल हैं, उनमें अब राजनीतिक रिपोर्टरों के सोर्सेज बचे नहीं हैं और यही वजह है कि अंदर की खबरें जनता तक पहुंचती नहीं हैं या वो खबरें जानबूझकर वो करते ही नहीं है, किसी और काम में लगे रहते हैं। तो जो मीडिया का काम है मुख्य रूप से जो वो सूचना जनता तक पहुंचाना, जो एक्सक्लूसिव हैं, अनछुई हैं, खोजी हैं, वो काम मुझे लगता मीडिया को रास नहीं आ रहा या वो काम वो कर नहीं पा रहा या अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं पा रहा। मैं इतनी सारी बातें मीडिया पर इसलिए कह रहा हूं इस राजनीतिक शो में, मंथन में, क्योंकि आज एक तरीके से मोहन यादव की नियुक्ति ने सबको चौंका दिया। बहुत सारे, मैं टीवी पर सुन रहा था, बहुत सारे विश्लेषकों को अपने अपने तरीके से वो बता रहे थे कि इसलिए मोहन यादव, उसलिए मोहन यादव, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता था। सारे देश भर के पत्रकार अंधेरे में थे, उनको पता ही नहीं था क्या होने वाला है। यहां तक कि डिप्टी सीएम को कुछ भी नहीं पता था। जिन नामों पर वो चर्चा कर रहे थे पिछले 15 दिनों से, उनका दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं था मुख्यमंत्री कुर्सी से। तो ये हाल हुआ है। इसी तरीके से विष्णुदेव साय का नाम जरूर छत्तीसगढ़ में 2-4 पत्रकारों ने उठा के रखा था। वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हुए, एससी कम्युनिटी से आते हैं। और मोहन यादव, हालांकि जो निर्वतान चीफ मिनिस्टर, माफ कीजिएगा, वर्तमान, थोड़ा ये भी टेढ़ा शब्द है, शिवराज के लिए काफ़ी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन ये जो आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के लिए काफ़ी भारी दिन रहा आज। वो भले ही मुस्कुराते रहे और 2 तस्वीरें जो बैठक में देखने वाली थी मध्य प्रदेश में, वो थी प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर की। दोनों अलग थलग बैठे हुए थे और एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे। नरेंद्र सिंह तोमर का एक तरीके से राजनीतिक रिटायरमेंट इसे कहा जा सकता है, उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाकर। और प्रहलाद पटेल के हाथ कुछ लगा ही नहीं, केंद्र मंत्री थे, यहां मुख्यमंत्री बनने वाले थे, विधायक बनकर रह गए। मोहन यादव के बारे में बहुत सारे अब कसीदे कढ़े जा रहे हैं। वो संघ के बड़े करीबी हैं, जेपी नड्डा के करीबी हैं, शिवराज सिंह चौहान के करीबी हैं। शिवराज सिंह चौहान में उच्च शिक्षा मंत्री वो थे अभी पिछली वाली कैबिनेट में, लेकिन शिवराज सिंह चौहान भी ओबीसी नेता, स्थापित नेता, 16 सालों तक चीफ मिनिस्टर रहने वाले नेता, बहुत बड़े नेता। उसके बाद और उम्र भी कुल 63 साल है, कोई ऐसा भी नहीं कि जर्जर और बूढ़े हैं तो उन्हें राजनीतिक रिटायरमेंट दे दिया जाए। लेकिन एक बात जो मैच नहीं करती हाईकमान को, वो एक बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं और नरेंद्र मोदी के साथ ही वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे। एक वक्त आडवाणी जी ने कहा था कि शिवराज सिंह चौहान ने भी बहुत अच्छा काम किया। जब मोदी के काम की बात हो रही थी, गुजरात मॉडल की बात हो रही थी, तो शिवराज सिंह चौहान की विदाई हो गई है मध्य प्रदेश से और डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन के विधायक, उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं, वो चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। विधायक दल ने औपचारिकता पूरी कर दी
और जो पर्यवेक्षक थे मनोहर लाल, मुख्यमंत्री हरियाणा, उन्होंने इसकी घोषणा की और शिवराज सिंह चौहान को ही छाती पर पत्थर रखकर ये जिम्मेदारी दी गई कि आप ही मोहन यादव की घोषणा कीजिए और मोहन यादव को आशीर्वाद दीजिए। मोहन यादव शिवराज की कैबिनेट में ही मिनिस्टर थे। 2013 में मोहन यादव विधायक बनते हैं और उसके बाद 2023 में चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। एक पहलू इसका यह है कि ये बीजेपी में ही संभव है, वो कार्यकर्ता को सर्वोच्च पद पर ले जाती है, और एक ये पहलू है कि इतना शॉर्ट टर्म गेन म्यूचुअल फंड में नहीं होता। विष्णुदेव साय जरूर पुराने विधायक हैं, आदिवासी नेता हैं, संघ के तपे तपाए नेता हैं, उनके बारे में भले ही बहुत कोई चौंका नहीं, नाम जरूर नया है लेकिन कोई चौंकाने वाला नाम ऐसा नहीं लग रहा था। और रमन सिंह जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके बड़े करीबी रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि रमन सिंह ही विष्णुदेव साय को उन्होंने ही आगे किया और वो चीफ मिनिस्टर बने। ये इन दो राज्यों की कथा काया है। और तीसरा राज्य राजस्थान है, जहां वसुंधरा मानने को तैयार नहीं है। जैसे नरेंद्र सिंह तोमर को बनाया गया है, विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया उन्हें, उसी तरह उनको भी एक प्रस्ताव हाईकमान ने दिया कि आप भी विधानसभा अध्यक्ष बनकर सम्मानजनक राजनीतिक रिटायरमेंट ले लीजिए। लेकिन वसुंधरा मानने को तैयार है नहीं। वो कह रहे हैं कि कम से कम 1 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाकर रिटायरमेंट दो। वहां खींचतान चल रही है, तरह तरह की खबरें हैं। ये भी कहा जा रहा है कि वसुंधरा और गहलोत कोई खिचड़ी पका सकते हैं। खैर, कल बैठक बुलाई गई है सोमवार को, माफ कीजिएगा मंगलवार को, और उस बैठक में पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह तय कर देंगे कि राजस्थान का चीफ मिनिस्टर कौन होगा। एक बहुत चर्चित नाम बाबा महंत बालकनाथ, योगी आदित्यनाथ के गुरु भाई, छोटे भाई, गुरु भाई, उनका अब मुख्यमंत्री बनना मुश्किल हो गया है। पहले कहा जा रहा था कि बाबा बालकनाथ संत हैं, महंत हैं, भगवाधारी हैं, वो बन जाएंगे चीफ मिनिस्टर। बहुत तगड़ी दावेदारी थी, फायर ब्रांड भी हैं, बुलडोजर वाले भी हैं। भले ही उत्तर प्रदेश से योगी वाला बुलडोजर वो उधार ले गए राजस्थान, लेकिन वो बुलडोजर वाले नेता के रूप में वो स्थापित हो रहे थे। लेकिन अगर कहा जाए तो वो भी हरियाणा के यादव बिरादरी से आते हैं, और अगर मध्य प्रदेश में एक यादव चीफ मिनिस्टर हो गया तो भले ही लाख कहें कि वो संत हैं, लेकिन यादव वाली जो कॉम्बिनेशन है, ये जो समीकरण है, उसके तहत अब दूसरा यादव चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकता एक पड़ोसी राज्य में। तो इसलिए बाबा बालकनाथ की दावेदारी को राजनीतिक विश्लेषक खारिज कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के लोग चौंकाते हैं ये कहकर हम पत्रकार अपने काम को जब अंजाम नहीं दे पाते, हम कुछ पता नहीं कर पाते, कोई नई सूचना दर्शकों तक नहीं पहुंचा पाते, तो हम ये कह देते हैं कि बीजेपी चौंका देती है। अब उसके आगे तो किसी की चलती नहीं, वो ऐसा चौंका देती पत्रकारों को भी। तो ये कहकर हम बच सकते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि हम कम से कम उस चीज को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। कम से कम 10 साल से तो पत्रकार, पॉलिटिकल पत्रकार बिल्कुल अपने हथियार धर के बैठ गए हैं, केवल वो देख रहे हैं कि प्रश्न नोट कहां से मिल जाए। बस बीजेपी का प्रश्न नोट, कांग्रेस का प्रश्न नोट, राजनीतिक दलों का प्रश्न नोट, और बस टीवी में आके बोलना। इसके अलावा कोई भी रिपोर्टिंग बची नहीं है समाचार माध्यमों में। और यही वजह है कि वो सूचनाएं भी हमें चौंका देती हैं, जो बड़ी सामान्य सी सूचनाएं हैं। राजस्थान में कुछ हो सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहां कुछ ऐसा, अगर वसुंधरा नहीं बनी तो कुछ ऐसा हेर फेर देखने को मिल सकता है, कोई ऐसा चौंकाने वाला, जैसे मोहन यादव को बनाकर बीजेपी ने चौंकाया, बीजेपी राजस्थान में खुद चौंक सकती है, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो सबसे बड़ा सवाल कि क्या जिस तरीके से कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में कहा था अखिलेश वखिलेश, उस समीकरण को उत्तर प्रदेश और बिहार में साधने के लिए एक यादव चीफ मिनिस्टर बनाया गया क्या? मध्य प्रदेश में मोहन यादव को चीफ मिनिस्टर बनाया गया कि भाई जो देश भर के यादव ये जान ले कि नहीं, बीजेपी भी यादव चीफ मिनिस्टर बनाती है। हालांकि बाबूलाल गौर के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, उमा भारती के बाद कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे, बाद में वो शिवराज के कैबिनेट में मिनिस्टर भी रहे, वो भी यादव जाति के रहे, कुछ दिनों तक वो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो ये दूसरे यादव हैं जिनको मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने सुभाष यादव को डिप्टी चीफ मिनिस्टर पहले कभी बनाया था, उनके बेटे अरुण यादव हैं।
तो यादव समीकरण साधने के लिए बिहार और यूपी लोकसभा के चुनाव को देखते हुए 2024 को भारतीय जनता पार्टी ने यादव चीफ मिनिस्टर बनाया है। एक और समीकरण और गुणागणित बहुत सारे पत्रकार समझा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि संघ, सनातन और उज्जैन, ये कनेक्शन बड़ा जबरदस्त है। वो संघ के बड़े करीबी हैं, नड्डा के बड़े करीबी हैं, शिवराज के करीबी हैं, विजय वर्गीय भी उनका विरोध नहीं करते, नरेंद्र सिंह तोमर के बहुत प्रिय हैं। अरे भाई, इतने सारे लोगों के प्रिय नहीं होते तो चीफ मिनिस्टर क्यों बनते? तो ये सारी बहुत सारी बातें सामने आई हैं। नरेंद्र सिंह तोमर का नाम क्यों खारिज हुआ, इसके पीछे तर्क दिया जा रहा, सिंधिया जी विरोध कर रहे थे। प्रहलाद पटेल का नाम क्यों खारिज हुआ, भाई शिवराज जी विरोध कर रहे थे। बहुत सामान्य से सी प्रश्नोत्तरी है, पत्रकार आपस में इन सवालों का सवाल कर सकते हो, जवाब दे सकते हैं। लेकिन ये एक रणनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2024 के लिए गोटे बिछाने की कोशिश की है। हम मंथन में आज समझेंगे कि वास्तव में क्या मोहन यादव के नाम पर यूपी बिहार में भाजपा को क्या वोट मिल जाएगा, बड़ा सवाल। तो ये अपने आप में बड़ा समीकरण है। हालांकि पता नहीं कहां से हमें बार बार मेरी जुबान पर आ रहा था कि कहीं कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर की लॉटरी न खुल जाए, क्योंकि एक एससी विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर, बहुत ही सामान्य से आदमी, अच्छा लगा उनको मुख्यमंत्री बनते देखकर। उनका नाम जब सामने आया, अभी शपथ लेंगे वो। और फिर एक ओबीसी डॉक्टर मोहन यादव, हालांकि शिवराज सिंह चौहान भी एक बहुत बड़े ओबीसी नेता के रूप में स्थापित मध्य प्रदेश में थे। उनकी उम्र भी कोई ऐसी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन 63 साल की उम्र मोहन यादव, मुझे लगता है कि 54-55 साल के होंगे। शिवराज सिंह 63 साल के, तो इतने बूढ़े भी नहीं हो गए। लेकिन क्या शिवराज सिंह चौहान को जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएगी बीजेपी? जो विपक्ष का ओबीसी कार्ड है उससे निपटने के लिए क्या ये तैयारी है? या शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि मध्य प्रदेश में 2019 में सभी 29 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी और 28 सीटें जीती थी। केवल कमलनाथ की सीट, जिस पर उनके बेटे नकुलनाथ सांसद हैं, वो नहीं जीत पाई थी। तो क्या वो 29वीं सीट जीतने के लिए, वो आखिरी द्वार तोड़ने के लिए शिवराज को लगाया जाएगा? ये भी खबर है कि उन्हें कह भी दिया गया कि वहां से लड़िए चुनाव लोकसभा का, या फिर प्रहलाद पटेल को वहां लगाया जाएगा। ये बहुत सारे राजनीतिक समीकरण गोटे बिछाई गई हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर कोई राजनीतिक दल चुनाव दर चुनाव जीतता जाता है तो उसके सारे गोटों को मास्टर स्ट्रोक बताने के लिए मीडिया बाहें फैलाए खड़ा हुआ है। और जब वो हारने लगता है तो इतने समीकरण, इतने विश्लेषण कि बस पूछिए मत। खैर, हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ा है और वो मेहमान कोई ऐसे वैसे मेहमान नहीं है। हालांकि मेहमान सारे मेहमान ही होते हैं, लेकिन ये राजनीतिक मेहमान नहीं हैं। ये अपने क्षेत्र के पत्रकारिता के राजनीतिक विश्लेषक, धुरंधर लोग हैं। मैं परिचय कराता हूं बिलाल सब्जवारी, इस देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक पत्रकार, संसद और विधानसभाओं को बहुत लंबे समय तक कवर करने वाले। बिलाल भाई स्वागत, धन्यवाद, आभार आपका। राजीव मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार, बिलासपुर से जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से, आपका स्वागत राजीव जी। प्रोफेसर डॉक्टर MS मानस साहब, राजनीतिक विश्लेषक, जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, झारखंड से, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और गोविंद वर्मा साहब, राजनीतिक विश्लेषक, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। गोविंद जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। जो आज मंथन की जो शुरुआती चर्चा है वो हम बिलाल साहब से करना चाहते हैं। बिलाल भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक तो मैंने अपनी इस भूमिका में, जो प्रस्तावना में, ओपनिंग कमेंट में, अपनी बिरादरी और खुद को भी हमने कहा कि अब लग रहा है पत्रकारों को कोई और दुकान खोलनी चाहिए। पत्रकारिता तो देश को नहीं करनी चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि अब उनको और कोई बिजनेस या और कोई व्यवसाय या कोई मतलब कोई विकल्प तलाश लेना चाहिए। क्योंकि हम लोग इस बात पर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि बीजेपी सबको चौंका देती है। दूसरा पहलू हम लोग नहीं देखते कि हमारे सूत्र ही नहीं बचे, अब हम जाते ही नहीं, हम कोई कवरेज ही नहीं करते, हम केवल बम बम जय जय, बम बम जय जय, केवल ये करते रहते हैं। हम लोग भाटगिरी करते हैं, हम लोग सूचनाओं का संकलन नहीं करते। एक ये बात है, मुझे टीस कर रही है कि एक पार्टी है वो लगातार चौंकाती जा रही है और हम लोग
जो पत्रकार बिरादरी, हम सारे लोग, इस देश के बहुत बड़े बड़े लोग, पता नहीं कितने स्क्रीनों पर आप देख रहे होंगे वो जो चित्र नचा नचा के विश्लेषण हो रहा था, आप देख रहे थे ग्राफिक्स जरिए, ये चित्र है, ये विश्लेषण, ये चित्र है, ये विश्लेषण। रात में मुख्यमंत्री बनाते थे, सुबह नाम बदल जाते थे और पता ही नहीं, हवा ही नहीं लगी। अब उन्हीं पर लोग, जो हमारे पत्रकार साथी में देख रहा था कि वो टीवी पर रफू कर रहे हैं कि भाई साहब इनमें ये खसूसियत है, इनमें ये खसूसियत है। तो एक तो ये बड़ी चिंता का विषय है कि पत्रकारों को भी अब मुझे लगता है कोई दूसरा रोजगार ढूंढना चाहिए, अगर यही दशा रही तो, मुझे ऐसा लग रहा है। और जो भाजपा ने जो राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश की है, मेरा सवाल है बिलाल भाई, उससे आप किस तरीके से देखते हैं? विष्णुदेव साय एससी हैं, मोहन यादव ओबीसी हैं, हालांकि ओबीसी चीफ मिनिस्टर पहले से था, लेकिन मेरे मन में बार बार ये आ रहा था कि अगर यादव वोटों के लिए कहा है तो क्या मोहन यादव इतने बड़े यादव नेता हैं कि बिहार के लोग लालू यादव को भूल जाएंगे, उत्तर प्रदेश के लोग मुलायम सिंह और अखिलेश को भूल जाएंगे? ये जरा बड़ा दिलचस्प समीकरण है बिलाल भाई। देखिए दुर्गेंद्र जी, जो आपने प्रस्तावना बांधी है उसके बाद तो गुंजाइश तो बहुत कम बचती है, क्योंकि आपने सारे कोण और सारे डायनेमिक्स की जो पृष्ठभूमि है उठा के हमारे सामने रख दी, और यही आपकी खूबी है, इसीलिए लोग आपके मंथन के कार्यक्रम को देखते भी और आपको चाहते भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, और खास तौर से अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, उसमें स्पीड इतनी है, उसका एक्सेलरेशन इतना एडवांस है, उसमें तीव्रता इतनी है कि उसको फिलहाल मैच कर पाना आसान नहीं। हालांकि विपक्ष बार बार कोशिश जरूर करता है कि उसको मैच करे, और अक्सर एक मुकाम पे आके खड़ा भी होता है कि जहां उसे ये प्रतीत होता है कि हाँ वो बराबर में आके खड़ा भी हो गया है, लेकिन फिर ये लोग आगे निकल जाते हैं और बाजी मार लेते हैं। दरअसल सच्चाई तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फिलहाल जो सितारा है वो बुलंदी पर है, और वो मिट्टी को भी हाथ लगाते हैं तो सोना हो जाता है। चाहे वो उनके राज्यों के अंदर एंटी इनकम्बेंसी को लेकर हो, वो जिस तरह से जितनी क्विक अपने चीफ मिनिस्टर्स को बदल देते हैं, या फिर कहिए कि जिस तरह से जादूगर अपने पिटारे से कोई ना कुछ नया एक खरगोश निकालता है, तो ये यकीनन है, इसमें दो राय नहीं कि इस वक्त उनका सितारा बुलंदी पर है, और वो जो भी चाल चलते हैं या जो भी रणनीति बनाते हैं वो कामयाबी होती नजर आती है। इन 5 राज्यों के चुनाव में जिस तरह से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के अंदर विपक्ष एक ओबीसी का नैरेटिव बना रहा था, और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने या तो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर या अपने फेस पर जो चुनाव लड़ रहा, उसने उस दोबारा प्रधानमंत्री की जो ये कहिए गिरती हुई छवि थी, जो परसेप्शन में, उसे दोबारा राजनीति में स्थापित किया। कर्नाटक, हिमाचल के बाद जो एक डेंट लगा था उसको दोबारा उन्होंने मेकअप किया है, और ये इतना खूबसूरती से मेकअप किया है कि अब 2024 का जो चुनाव है उस पर भी इसके प्रभाव पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर जिस तरह से अरुण राव साव को जो बनाया गया, वो प्रदेश अध्यक्ष भी थे, उनकी बड़ी भूमिका भी थी। उनके बारे में अप्रोक्ष रूप से अमित शाह जी ने एक रिमार्क भी किया था कि आप इन्हें जिता दीजिए, मैं इनको बड़ा आदमी बना दूंगा। तो एक इंपॉर्टेंट एक डायरेक्शन में उन्होंने एक हिंट जरूर दिया था। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह से मोहन यादव को बनाया गया, ये यकीनन चौंकाने वाला इनाम है। मोहन यादव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आते हैं, संघ की पृष्ठभूमि है उनकी, और ये जो मौजूदा पॉलिटिकल नैरेटिव है, जो उनके साथ यादव जो नाम जुड़ा है, ये बताता है कि उत्तर प्रदेश में इस यादव प्रभाव को भारतीय जनता पार्टी अखिलेश के सामने एक राजनीतिक परसेप्शन में एक्सप्लॉइट करना चाहेगी। हालांकि बिहार तक मैं इसका इफेक्ट नहीं देखता, लेकिन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश आपस में बॉर्डर मिले हुए हैं, तो वहां पर इसका बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव देखता हूं। मौजूदा समय में अखिलेश यादव ने जितना बड़े विधायक मध्य प्रदेश में लड़ाए, हालांकि उन्हें हाथ कुछ नहीं लगा, लेकिन उसका रिवर्स स्विंग अब मोहन यादव किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर इस्तेमाल किए जाएंगे यहां पर मुख्यमंत्री बना के, और किस तरह से परसेप्शन में अखिलेश यादव पर एक पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। रहा राजस्थान का सवाल, तो राजस्थान में अभी खरगोश निकलना बाकी है। जी बिल्कुल सही बात है। बिलाल साहब ने बड़ी ही
बिल्कुल विनोदी रूप में उन्होंने कहा कि विनोदी अंदाज में उन्होंने कहा कि भाई ये खरगोश निकलना बाकी है। राजीव मिश्रा जी, मैं आपके पास आऊंगा। विष्णुदेव साय, जो मुझे लगता है कि अगर मैं सही हूं तो वही चीफ मिनिस्टर का चेहरा है और वही चीफ मिनिस्टर चुने गए हैं, विधायक दल ने उन्हें चुना है। विष्णुदेव साय को लेकर बीच बीच ये बिल्कुल एकदम चौंकाने वाला नाम नहीं था, ये चर्चा थी विष्णुदेव साय की कहीं न, क्योंकि वो जो हम बात कर रहे हैं कि तमाम साथी जो चर्चा कर रहे थे उसमें विष्णुदेव साय का नाम भी था। विष्णुदेव साय को लेकर एक तो एससी हैं, उसके अलावा आदिवासी हैं, जो कुछ हम लोगों तक जानकारी पहुंचती है, आप बेहतर बताएंगे उनके फेवर में क्या चीजें थी और इसके पीछे क्या बीजेपी संघ और संघ परिवार की आइडियोलॉजी। और बिलाल साहब जो बात कह रहे थे, हम भी वो बात कर रहे हैं, सारे लोग जो भी कोई बीजेपी में चाहे चीफ मिनिस्टर नियुक्त हो या जो भी मिनिस्टर नियुक्त हो, तो वो कहा जाता है संघ की पृष्ठभूमि पूरी। मैं कहना चाहूंगा बड़ी विनम्रता से कि पूरी बीजेपी ही संघ की पृष्ठभूमि है। कांग्रेसी जो गए उनको छोड़कर, अभी जो बड़ी तादाद में कांग्रेसी आयातित किए हैं हाल के वर्षों में, उसको छोड़कर पूरी की पूरी बीजेपी ही संघ पृष्ठभूमि की है। इसमें कहीं कोई बीजेपी का कुछ भी मूल नहीं है। राजीव जी। विनीत जी, मैं बता दूं आपको कि जैसा आपने कहा कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की घोषणा शिवराज जी चौहान के मुंह से करवाई गई, ये सीने पर पत्थर रख के उन्होंने उनके नाम की घोषणा की होगी, ये बात तो वाजिब है। मैं आपको बता दूं यहाँ भी वही स्थिति रही कि डॉक्टर रमन सिंह खुद मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार थे और पहले दावेदार थे। बृजमोहन अग्रवाल स्वयं मुख्यमंत्री के दावेदार थे, 8 बार के विधायक हैं। बड़ी बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई। आज तक कोई भी चुनाव की जिम्मेदारी उनको दी गई और वो हारे नहीं, इसलिए उनका भी प्रमुखता से नाम लिया गया था। विष्णुदेव साय में कोई दो मत नहीं कि उनके मुख्यमंत्री के नाम की उनकी चर्चा उनसे थी, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह से प्रस्ताव रखवाया गया और बृजमोहन अग्रवाल और पुन्नूलाल मोहिले से उनका समर्थन करवाया गया। ये सीने पे पत्थर रखने वाली बात थी कि जो है ये चीजें भारतीय जनता पार्टी के 3 मोहरे नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा, ये तीनों की तिकड़ी कहीं ना कहीं ये समझ में आती है कि ये संघ और ये चीजें जो है संघ कहीं ना कहीं इनके पीछे बैकग्राउंड में काम करता है। और इसमें कोई दो मत नहीं कि विष्णुदेव साय एक बहुत सुलझे हुए और बहुत जिम्मेदार पदों को इन्हें निर्वहन किया है और बहुत सौम्य और शालीन स्वभाव के व्यक्ति हैं और कार्यकर्ताओं में उनकी छवि बड़ी बेदाग और धूमिल है। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, कांग्रेस ने जो बीज बोए हैं भ्रष्टाचार के और उसको, तो उसमें कहीं ना कहीं विष्णुदेव मतलब एक क्लीन छवि वाले नेता को उन्होंने मिस्टर क्लीन को दिया है। उससे जाति समीकरण भी सध रहा है और भ्रष्टाचार वाला भी मसला साफ हो रहा है, चेहरा साफ हो रहा है, बेदाग चेहरा। मुझे एक चीज और लगता है कि अमित जो है विष्णुदेव साय को पर्दे पर रखकर कहीं ना कहीं कमांड सेंटर केंद्रित जो है अपने हाथ में रखेगी और जितने भी यहाँ पर जो भी निर्देश होंगे वो ऊपर से ही होंगे। नहीं, वो तो सारी जगह। अब मोहन यादव की हैसियत होगी क्या? कोई राजनीतिक हैसियत है मोहन यादव की क्या? 13 में जो विधायक बना आदमी, नरेंद्र सिंह तोमर किनारे, राजनीतिक संन्यास, प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर की जो तस्वीर हमने देखी, वो तस्वीर दोनों अलग थलग बैठे हुए हैं विधायक दल में और वो एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं। वो चेहरा ही बहुत कुछ कह देता है। तो बहुत सारे लोगों का राजनीतिक संन्यास भी हुआ है। मंथन में भी बड़ा सवाल उठाएंगे। एक ब्रेक ले रहा हूं। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्यपाल से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है और बहुमत प्रचंड है, कोई शक नहीं है। शपथ की तिथि जल्दी संभवतः हो सकता है कल परसों में वो शपथ ले भी लें। बड़ा सवाल यही है कि क्या इनसे क्या संकेत और संदेश जाएगा। मैं गोविंद वर्मा जी की तरफ रुख करूंगा। गोविंद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति, जैसा कि अभी बहुत सारे जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने इस बात को कहा कि यादव का राजनीतिक समीकरण है, लेकिन राजीव मिश्रा जी ने बड़ी पते की बात कही। उन्होंने कहा ठीक है, अब इतना बड़ा चेहरा मेरी नज़र में मोहन यादव है नहीं कि वो लालू यादव या अखिलेश यादव के मुकाबले उनको खड़ा करके यादव वोट लिया जा सके। दरअसल क्या है कि सत्ता का
विकेंद्रीकरण के बजाय केंद्रीकरण है ये। जब नेता ताकतवर होता है, शिवराज सिंह चौहान 10 बातें मानेंगे लेकिन हो सकता कि 5 ना माने वो, ये भी हो सकता। रमन सिंह 12 बातें मान ले लेकिन हो सकता 7 ना माने वो। ये एक बड़ा दिक्कत होती है जब एक ही साथ रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र मोदी, ये सब एक साथ राजनीति शुरू करने वाले, एक साथ चीफ मिनिस्टर, तो ये थोड़ी सी दिक्कत होती है। भले ही अब रमन सिंह, ये कहा जा सकता है कि उनके कलेजे को ठंडक मिली, विष्णुदेव साय उनके साथी हैं, ये है वो है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अल्टीमेटली रमन सिंह चीफ मिनिस्टर है नहीं। क्या विष्णुदेव साय जो एससी कम्युनिटी से आते हैं, अच्छे भले मानस हैं, उसी तरीके से जो मध्य प्रदेश के नवनियुक्त चीफ मिनिस्टर हैं, क्या इनके चेहरों को लेकर कोई राजनीतिक संकेत आप देख रहे हैं क्या 2024 को लेकर? गोविंद वर्मा जी। सभी को दुर्गेन जी, जिस तरीके से तोते को पाला जाता है ना जी, उसी तरीके से नरेंद्र, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी और शाह साहब जी, हर जगह एक तोता पालते हैं। जी, जैसा हम कहें, जैसा हम रटाएं, वैसा वो बोलें। जी, दूसरी चीज आपने कहा, उत्तर प्रदेश में यादवों में आप देखिए, सोडियम के लाइट में अगर हम दीपक रख दें वहां पर, तो उसका कोई प्रभाव नहीं होता, दीपक का प्रकाश का। मोहन यादव को कोई नहीं जानता उत्तर प्रदेश में। आज हम पहली बार हम ही नाम सुन रहे हैं। आप अभी बता रहे थे चैनल पर कि 10 साल में विधायक से लेकर और मुख्यमंत्री बन गए। जी, ऐसे भी लोग हैं जो 7 बार के विधायक हैं, उनको मुख्यमंत्री क्यों नहीं? हाँ, अभी छत्तीसगढ़ में बताया ब्रजमोहन अग्रवाल 8 बार के, और यहां तो सेंट्रल की पूरी फौज ही, नरेंद्र सिंह तोमर 20 साल से, शिवराज से पहले से वो इंतजार कर रहे हैं कि मेरा नंबर कब आएगा, नहीं आया। जी, दूसरी ये चीज कहना चाहते हैं जी, कि मोहन यादव का उत्तर प्रदेश और बिहार में कहीं फर्क नहीं पड़ेगा यादव बेल्ट पर, जी, कुछ भी नहीं होगा। जी, जो पहचान माननीय मुलायम सिंह ने, माननीय लालू यादव ने एक पिछड़ों के लिए बनाई, जी, वो पहचान कोई नहीं बना सकता नेता। ये हमारे जो है टॉप क्लास के लीडर रहे और हमेशा रहेंगे। इनका नाम हमेशा माननीय मुलायम सिंह के ना रहने पर भी लिया जाता। आज भी उनकी जगह अखिलेश आ गए। अखिलेश के सामने भी मोहन यादव कुछ नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उत्तर प्रदेश। ऐसा मेरा सोचना है और आम जनता का भी सोचना है। ठीक है। दूसरी चीज, जी जी, बोलिए कंप्लीट करिए। जी, जी, दूसरी चीज हम ये कहना चाहते हैं कि जाति जनगणना के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बराबर लगातार चिल्ला रहे थे, जाति जनगणना करवाइए, जाति जनगणना करवाइए। उसकी काट के लिए मोहन यादव का नाम रखा गया है। हम देखते कि पिछड़े में और कोई जाति नहीं, क्या सुनार नहीं, लुहार नहीं, बढ़ई नहीं है, माली नहीं है, ठठेरा नहीं है, कुम्हार नहीं है, तमाम जातियां ऐसी हैं। क्या यादव ही जरूरी है वहां पर? इसलिए यादव रखा। अरे ये एक आरोप भी लगाते हैं बीजेपी के लोग कि जो ओबीसी में जो मलाई भी यादव चाट रहे हैं, एक राज्य में वो ये कहते हैं और एक राज्य में संकेत देते हैं। वो बिहार में बात कहेंगे तो कहेंगे यादव का परिवार मलाई यादव चाट रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मलाई यादव चाट रहे हैं, और यहां यादव चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, मिनिस्टर बना दिया गया। जी, जहां उनका लाभ दिखाई पड़ता है अपने तरीके से गोट बिछा लेते हैं, ये हमने देखा है। दूसरी चीज ये नहीं भाई, उनको अधिकार है, राजनीतिक दल हैं, और सफलता दर सफलता अगर किसी को मिले तो फिर वो जो भी निर्णय लेगा वो मास्टर स्ट्रोक ही कहेंगे। हम लोग की मजबूरी है उसको कहना। मास्टर स्ट्रोक नहीं, हम इसको बेईमानी बताएंगे। सीधे सीधे बेईमानी करते हैं ये लोग। ईमानदारी से कोई काम है करना नहीं चाहते ये लोग। हर काम में बेईमानी, हर काम में बेईमानी। नहीं गोविंद जी, अब ये जब तक कोई प्रमाण, देखिए विपक्ष के पास कोई प्रमाण नहीं तो कैसे हम और आप ये नहीं कह सकते कि अरे हम जी प्रमाण भी देंगे दुर्गन जी, इसका प्रमाण भी देंगे आपको कि कैसे भ्रष्टाचार में आम जनता के कुछ नुमाइंदों को लिप्त किए हैं उनके द्वारा, और अब भ्रष्टाचार करके देश के बड़े बड़े राजनेताओं के यहाँ पैसा भेजा जाता। ये हमारे पास प्रमाण है, इसके लिखित प्रमाण है, और हम आपको साक्ष्य देंगे कभी मौका मिला। चलिए उस विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे
आप अभी तो कंप्लीट करिए, राजनीतिक सवाल है मेरा। जी जी। और हमारा तो जहां तक सोच है कि बीजेपी के समर्थक भी निराश होंगे मध्य प्रदेश में। हाँ, जो समर्थक शिवराज जी निराश के होंगे कि होंगे। नहीं, लेकिन वहां अभी एक चीज बहुत दिक्कत आने वाली है कि भाई जी। शिवराज का एडजस्टमेंट क्या है, प्रहलाद का एडजस्टमेंट क्या है, विजय वर्गीय का एडजस्टमेंट क्या है, नरेंद्र सिंह तोमर को राजनीतिक संन्यास, बहुत सारे लोग हैं। और वो आपके कुलस्ते जी हारी गए चुनाव, उनका उनकी राजनीतिक बली हो गई, खत्म हो गया मामला। तो बहुत सारे अभी नेता, जो एक बहुत बड़ी फौज, जो एक बहुत कद्दावर केंद्र में नेता थे, वो एक तरीके से सारे के सारे बिल्कुल ठंडे पड़ गए कुल मिलाकर। दुर्गेन जी, आपने देखा होगा राजस्थान में बहुत बड़ी उथल पुथल चल रही है। मुझे भी लगता है कि कुछ दिन बाद ऐसा न हो कि एमपी में भी उथल पुथल चलेगी। हाँ, ये एक राजनीतिक शिवराज विश्लेषक सिंह अभी थोड़ी हाँ, देर पहले मैं सुन रहा था शिवराज सिंह उनको। चौहान के भी समर्थक बहुत हैं, ऐसा नहीं कि उनके पास नहीं है। अच्छा, शिवराज सिंह चौहान ने कहा भी था कि मुझे कहीं जाना नहीं, मैं यहीं रहूंगा। तो ये सब सारी यहीं चीजें हैं। रहूंगा। लेकिन अभी बीजेपी का जो नेतृत्व है, वो नेतृत्व भी बहुत सख्त है गोविंद जी। जब वो निर्णय जो लेते हैं तो फिर ले ही लेते हैं। मैं मानस के पास जाऊंगा, डॉक्टर मानस, ये इसमें जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर्स के जो नाम सामने आ गए हैं, सरकारें बनने वाली हैं, गठन होने वाला है, इनमें क्या कोई राजनीतिक समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग देखते हैं आप क्या? जी, धन्यवाद दुर्गेंद्र जी। जी। मैं भी अपनी निगाहें टीवी पे केंद्रित किए हुए था, और जैसे ही मुझे मालूम चला कि डॉक्टर मोहन यादव जी को चीफ मिनिस्टर के रूप में, आगामी चीफ मिनिस्टर के रूप में घोषणा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किया है, तो मैंने कई वे में इसको सोचा, कई चरणों में मैंने इसको सोचा कि आखिर ऐसा क्यों है। केंद्रीय नेतृत्व ने तो बहुत कुछ, सारे कुछ सोच करके किया होगा। 2024 का संसदीय चुनाव है, बहुत सारी निशाने को साधने हैं वहां पे। हमने देखा कि इसके दो तीन तरह के, इसके हम प्लस पॉइंट पे भी जाएंगे, इसका जो ड्रॉबैक होगा उस पे भी हम जाएंगे। जी जी, जरूर, कृपया बोलिए। प्लस पॉइंट ये है कि डॉक्टर मोहन यादव जी एक पढ़े लिखे, समझदार और शिक्षित बैकग्राउंड के व्यक्ति हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में जिस तरह से उन्होंने मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग में अपनी अलग जगाई है और नई पहचान उन्होंने अपनी बनाई है, जिसकी वजह से वो केंद्रीय नेतृत्व को भाग गए कहीं ना कहीं, और डायरेक्ट उनका सिलेक्शन हुआ। विधायक दल के नेता चुने नहीं गए, परिस्थितियां जो बता रही हैं कि उनको ऑलरेडी मनोनीत किया गया जी। और इस परिवेश में शिक्षा विभाग में जिस तरह से उन्होंने अच्छा कार्य किया है, उसी तरह से उन्होंने राज्य में भी, वहां की राज्य की जनता को इसका लाभ मिल सकता है आने वाले क्षेत्र में। बैकग्राउंड मैं उनका देख रहा था, 1984 में उन्होंने विद्यार्थी परिषद से शुरू किया। 2004 में पहली बार ये उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन चुने गए। उसके बाद 2011 में फिर ये मध्य प्रदेश के पर्यटन विकास के भी अध्यक्ष चुने गए, निगम के। और फिर 2013 में इनको जब विधानसभा में मौका मिला तो उज्जैन दक्षिणी से लगातार तीसरी बार अभी विधायक निर्वाचित हुए हैं। 2023 में, 13 में हुए, 18 में हुए, फिर 23 में हुए। तो निश्चित रूप से इनकी जो छवि रही है, इनका जो बैकग्राउंड रहा है, वो नीट एंड क्लीन रहा है। ये एक पक्ष हुआ। आने वाले समय में राज्य को इसका लाभ मिल सकता है, और हर नए चेहरे को इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी में चुना जाता है। अधिकांशतः जब से आदरणीय मोदी जी का कार्यकाल आया है जी, हमने देखा था, जोगी जी के समय में भी देखा था, और यहाँ पे भी हमने देखा। दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल में आम कार्यकर्ताओं का भी उनकी भी एक आशा जगी है कि कभी भी किसी की भी लॉटरी लग सकती है जी। हम कार्यशैली पे न जाएं, हम वरीयता पे न जाएं, सब कुछ दरकिनार करके भी कभी भी किसी भी कार्यकर्ता की लॉटरी लग जाती है। लेकिन हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जीते हैं। दुनिया के बड़े लोकतंत्र में यहाँ बहुमत को ही सर्वश्रेष्ठ चयन का आधार माना गया है। तो उस परिस्थिति से एक निराशाजनक तस्वीर भी हुई है कि हम वरीयता को अनभिज्ञता प्रकट करते हैं, उसको भी नजरअंदाज करते हैं, हम योग्यता को नजरअंदाज करते हैं, और जब जिसको मन किया, इसको क्या बोलते हैं, उसको तानाशाही, उसको उठा करके डाल दिए। हम सभी पक्षों पे जाते हैं। तो एक पक्ष इसका ये भी है कि लोकतंत्र में कहीं ना कहीं लोकतंत्र के सारे पहलुओं को उतना गरिमा मंडित नहीं किया गया
जितना कि सेलेक्टिव पॉइंट को चयन किया गया। तीसरी बात यह है, जी तीसरी बात यह है कि आने वाले समय में यदि कोई सोचता होगा कि हम यादव की राजनीति करके और इसका लाभ ले पाएंगे, निश्चित रूप से सोच रही होगी, आकलन रहा होगा, सर्वे रहा होगा, तभी शीर्ष नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी का यह सिलेक्शन किया है। हमने जब तक होश संभाला है और राजनीतिक रूप से हम अपने थोड़ा सा ध्यान केंद्रित रखते हैं, हमने देखा बाबूलाल गौर जी भी यादव समुदाय से आते थे। जिस समय उनको, जिन परिस्थितियों में उनको भारतीय जनता पार्टी ने चुना था, उसके बाद उसका कितना लाभ मिला, ये भी एक सवाल है। सबसे बड़ा उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, मैं कैमूर से रहने वाला हूं, बट मैं जमशेदपुर में रहता हूं। हमारी जो पृष्ठभूमि है, हमारी जो कार्यशैली है और हमारा जो कार्यस्थल है वो जमशेदपुर रहा है जी। मैं ये देखता हूं कि झारखंड पे तो इसका बहुत ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में जहां आदरणीय लालू यादव जी जैसे हैं, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जैसे नेता रहे हैं, जिन्होंने अपने आप को देश के पिछड़े वर्ग के एक मानिंद नेता के रूप में स्थापित कर लिया है, एक ब्रांड स्थापित कर लिया है, वहां के लिए जाने में, वहां तक पहुंचने में हम समझते हैं कि निश्चित रूप से अभी बहुत सारे संघर्ष बाकी हैं। सवाल रह गया जी कि अब इसका असर आने वाले समय में कितना पड़ेगा, 2024 के चुनाव में कितना पड़ेगा, और इसका असर, उनकी छवि का असर, क्योंकि वो उस राज्य के नेता बने हैं, उस राज्य के मुखिया बनने जा रहे हैं जिस राज्य में 16 साल आदरणीय ये शिवराज सिंह चौहान जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से और इस बार भी बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करके राज्य को विकास के मार्ग पर अग्रसर किया है। तो एक बड़ी चुनौती भी है कि जो लकीर खींच दी गई है आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए एक बड़ी चुनौती है। वो कहते हैं ना कि चोटी पर पहुंचना आसान होता है, लेकिन चोटी पर बना रहना जितना आसान होता है, चोटी पर पहुंचना उतना ही बिल्कुल और मुश्किल होता है। बिल्कुल ठीक बात है, निश्चित रूप से एक बड़ी बात है। जी बिल्कुल ठीक तो बात आने वाला समय जो होगा वो डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए चुनौतियों भरा होगा, क्योंकि आपने देखा होगा, एक चीज का ध्यान दिया होगा, छत्तीसगढ़ में भी जाइए तो छत्तीसगढ़ में जिस समय डॉक्टर रमन सिंह जी को घोषणा करते समय कैसा लगा होगा, आप उनके फेस एक्सप्रेशन से इस चीज को आप देखेंगे तो समझ सकते हैं। कल से आज तक चेहरे ही देख रहा हूं डॉक्टर मानस, में चेहरे ही देख रहा हूं। मैंने तो ऑब्जर्व किया, मुझे तो तस्वीर, आज दिन की सबसे बड़ी तस्वीर प्रहलाद पटेल और नरेंद्र सिंह तोमर की लगी, जो दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे और अलग थलग 2 कुर्सियों में बैठे थे। मुझे बड़ी अद्भुत तस्वीर लगी कि बिल्कुल आशा में दोनों गए, माया मिले न राम, ना उधर ना इधर। वो उनको राजनीतिक रिटायरमेंट दे दिया गया और यही राजनीतिक रिटायरमेंट वसुंधरा को भी ऑफर किया जा रहा है कि आप भी विधानसभा अध्यक्ष बन जाइए, लेकिन रानी कह रहे हैं कि 1 साल तो राज करेंगे। बिलाल साहब के पास जाता हूं। बिलाल भाई, रानी अड़ गई हैं क्या खबरें हैं दिल्ली में? वो कह रही हैं कि जो मुझे तो अब पत्रकारों की खबरों पर यकीन ही नहीं होता है। बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि रानी ने कहा हम 1 साल रह जाए, 1 साल मुझे बना दो। वो कह रहे हैं कि हमें आप विधानसभा अध्यक्ष बन जाओ। मुझे तो सारी कपोल कल्पित लग रही हैं। क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां आपको राजस्थान में लग रही हैं और क्या खबरें हैं दिल्ली में राजस्थान को लेकर? बिलाल साहब। देखिए दुर्गेंद्र जी, देखिए जहां तक पत्रकारिता के एनालिसिस की सवाल है, वो अपनी जगह है, उसके बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं और हर डायमेंशन को आर्ग्यू किया जा सकता है। लेकिन जो बात मैंने कही थी, प्रतीकात्मक राजनीति, सिंबॉलिज्म, ये हमेशा से राजनीति में महत्वपूर्ण रहे। अब आपने सवाल किया कि वसुंधरा का, देखिए वसुंधरा को अगर बगावत करनी थी तो चुनाव के बीच ही करनी थी, वो मौका चूक गई। जितना रिस्क ले सकती थी वही उनका बेस्ट आवर्स थे जी। अब मैं एक वास्तविकता की बात कर रहा हूं, मैं पत्रकारिता की बात नहीं कर रहा, जो पत्रकारिता का हिस्सा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक शक्ति है, वो शक्ति के उस शक्ति के मुकाबले मैं नहीं देखता कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अगर बगावत करेगा तो उसे उसका कुछ लाभ नहीं मिल पाएगा, बल्कि नुकसान हो जाएगा। वसुंधरा राज्य अगर बगावत करती भी हैं, नाराज भी होती हैं, तो वो कुछ समय के लिए राजस्थान के अंदर सरकार बनाने के जो मैकेनिज्म है उसमें डिले कर सकती हैं, लेकिन खुद मुख्यमंत्री नहीं बन सकती बगावत करके।
ये मैं स्पष्ट रूप से एक वास्तविकता के आधार पर कह रहा हूं, राजनीतिक परिस्थितियों को तोल मोल भाप कर कह रहा हूं, जो मौजूदा ट्रेंड है पॉलिटिक्स। ठीक बात है। अभी जैसे इन दो राज्यों में एक जगह ओबीसी एक जगह एससी, यहाँ क्या लग रहा है बिलाल भाई, क्या क्या आपको संभावना लग रही है, या यहाँ भी कोई ऐसा बाड़मेर से अचानक कोई एक विधायक उठा के बैठा दिया जाएगा कि ये चीफ मिनिस्टर है? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर जिन लोगों को आपने कैबिनेट मिनिस्टर से रिजाइन कराकर वहां पर मध्य प्रदेश में लाए हैं, 7-7 लोग कैबिनेट मिनिस्टर के स्टेचर, उनका एक पॉलिटिकल ईगो तो हर्ट करेगा ही कि मोदी के कैबिनेट में मिनिस्टर थे, अब वो मोहन यादव के मंत्रिमंडल में मंत्री होंगे या नहीं होंगे, तो ये उनको टीज तो जरूर करेगा। भाई उन बड़े लोगों को तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी नहीं मिला, उनको डीसीएम भी नहीं बनाया उन्होंने, सीएम तो छोड़िए आप, जितने भी बड़े लोग हैं, जो नरेंद्र सिंह तोमर का राजनीतिक संन्यास छोड़ के बाकी आप कुछ दिख नहीं रहा कहीं वहां। हाँ, तो ये प्रोस्पेक्ट्स है पॉलिटिक्स एनालाइज करने की कि क्या ये दाव 2024 में कहीं नुकसान न पहुंचा दे। ये एक पत्रकारिता का विषय हो सकता है, और ये भाप के ही हम आगे बता पाएंगे कि क्या सिग्नल मिल रहे हैं, उसके आधार पर ही कहा जा सकता है। फिलहाल संभावनाएं कम नजर आती हैं, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है, इसको डिनाई नहीं किया। अच्छा बिलाल भाई, अब बचने लगे आप भी हल्का हल्का किनारे से क्योंकि हम लोगों की बहुत परसेप्शन बचा नहीं है। बिल्कुल मैं बचने लगा हूं, मैं ऑनेस्टी के साथ बोल रहा हूं, और कुछ किसी आधार पर ही बोल रहा हूं। ठीक बात है, ठीक बात है। राजीव मिश्रा जी, आपके पास आता हूं। बिलाल भाई ने बहुत साफ गोई से कहा कि मैं बच रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें अब उस तरीके की है नहीं, क्योंकि मान लीजिए अगर हमने कोई तय कर रखा हो कि हम कोई उठा के वो किसी दमन द्वीप से उठा के हम किसी को रख देंगे, तो हम तो पत्रकार कर भी क्या लेगा भाई। वो तो जो जैसे अभी डॉक्टर मानस ने कहा कि भाई लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के अनुरूप जो नेता चुनकर आया हो, जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया हो, हमारा गुणागिण तो यहीं आके रुक जाता है, उसके आगे फिर हम लोग करेंगे भी क्या। अगर हमने ठान लिया हो, जैसे गोविंद जी ने कहा कि भाई अगर तोता ही पालना है तो क्या कर सकते हैं फिर आप भाई। जो यसमैन ही चाहिए, नेतृत्व का यसमैन चाहिए, कोई बड़ा लीडर नहीं चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अपने तरीके से बीजेपी आगे 20 साल का नेतृत्व तैयार कर रही, संघ परिवार की इसमें सहमति, और बीजेपी वास्तव में अपने लीडर्स को तैयार करती, इसमें उनकी तारीफ करनी होगी। तो 2024 को लेकर क्या कोई इसमें आप सोशल इंजीनियरिंग देख रहे हैं क्या राजीव मिश्रा जी, इन दोनों जगह, और राजस्थान को लेकर क्या संभावना लग रही है आपको? मैं आपको बता दूं, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि मोदी और शाह की जो है जो सोच होती है, एक जमीन से उठे कार्यकर्ताओं को भी एक बड़ी जिम्मेदारी देकर वो एक देश को एक संदेश देना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी में दरी उठाने वाले कार्यकर्ता की भी एक इमेज है। आप इसी तरह देखेंगे कि मुख्यमंत्री जो विष्णुदेव साय को बनाया गया, उसके बाद डिप्टी सीएम की घोषणा हुई, तो डिप्टी सीएम में भी जो है अरुण साव का नाम तो लॉजिक था कि अरुण साव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। विजय शर्मा एक नया नाम उभर कर सामने आया, जो पहली बार निर्वाचित हुए, जिनका कोई राजनीतिक कैरियर नहीं, जिनका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं, वो एक नया नाम, क्योंकि वो एक पारंपरिक कांग्रेस की सीट की कवर्धा की, उसने एक कद्दावर नेता मोहम्मद अकबर को हराया, उसका इनाम उस विजय शर्मा को मिला, तो उसको मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का स्थान मिली। तो भारतीय जनता पार्टी एक संदेश देने का प्रयास करती है, इसमें कोई दोहरा। और छत्तीसगढ़ को लेकर जो है मोदी और शाह ने 2024 का जो यहाँ किया कि 11 सीटें जो है हमको देनी है, और जो जिस तरीके से जातिवाद तरीके से जो यहाँ पर बनाई गई है कि आज डॉक्टर रमन सिंह को जो विधानसभा अध्यक्ष बनाकर उनको एक शांत कर दिया गया, और तो ये मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं 2024 की तैयारी है, और इसमें निश्चित रूप से वो अपने जो है मंसूबे पर कामयाब भी होती है। निश्चित तौर पर ये तो हर दल को अधिकार है अपनी राजनीतिक बिसात बिछाने का। मैं गोविंद वर्मा जी के पास आ रहा हूं। गोविंद जी, ओबीसी जिसको लेकर विपक्ष नीतीश कुमार ने आज एक बहुत बड़ी बैठक की, फिर अब पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही, क्या चल रहा है, राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, नीतीश कुमार बैठक पे बैठक किए जा रहे हैं, अखिलेश यादव अलग छिंट के घूम रहे हैं। इस जो 3 राज्यों की हार ने बिल्कुल विपक्ष को दिल तक बिल्कुल कचोट के रख दिया है, अंदर अंदर बिल्कुल परेशान है, और आपस में खींचतान भी है।
जो ओबीसी का दांव विपक्ष ने चला था, क्या उसको ये मुख्यमंत्री वाला दांव है, इसके जरिए क्या बीजेपी न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रही है? क्या इसमें सफल होती दिख रही है क्या, गोविंद वर्मा जी? दुर्गेन जी, अभी जो बिखराव चल रहा है इंडिया में जी, इंडिया में जो बिखराव चल रहा है, अखिलेश जी का हो या नीतीश जी का हो या राहुल जी का हो, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सभी लोग अभी 17 तारीख को जो बैठक हो रही है, उस बैठक में एक निर्णय लेंगे, मजबूत निर्णय लेंगे। और इसमें ये भी दिखा दिया अखिलेश जी ने भी, नीतीश जी ने भी, कि भाई अलग अगर आप एक पक्षी निर्णय लेंगे कि कांग्रेस ही हर जगह लड़ेगी, ज्यादा सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, तो हम लोग क्या करेंगे? प्रदेश का मुखिया क्या करेगा? जहां जो छत्रक हैं प्रदेश में जी, अखिलेश जी है उत्तर प्रदेश में, नीतीश जी है बिहार में, तो इनकी जब तक वैल्यू नहीं समझेंगे कांग्रेस वाले, ये समझाने के लिए सब अलग अलग उन्होंने दांव पेच अपने अपने बना रहे हैं। 17 तारीख को जो निर्णय होगा दिल्ली में जी, उसमें एकजुटता दिखाई जाएगी। और ये जाति जो समीकरण बन रहा है, निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि अगर इसको इंडिया ने उठा दिया तेजी से, तो एक बहुत बड़ा बदलाव देश में आएगा, ऐसा मेरा मानना है। जी, जी, जी। लेकिन जी, अभी आप सब लोग कह रहे हैं कि अचानक कोई मोदी साहब अचानक एक ऐसा चेहरा ला देते हैं जिससे जो है पत्रकार भी नहीं समझ पाते हैं। अरे भाई, आप लोग इतने दिन से सुन रहे हैं, 10 साल से मन की बात, मन की बात, मन की बात, तो बस उनके मन की बात जानो, तो उनके मन की बात आप समझे नहीं सकते हैं। और पत्रकार लोग भी, माफ करना, मैं हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ, हर एक पत्रकार अब फॉर्च्यूनर से चलना चाहता है। हमें बुरा नहीं लगेगा, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, आप कहिए, ठीक है ना। और हर आप सच कह रहे हैं। पत्रकार का दिमाग अब कहाँ रहता है कि किसी तरीके से पैसा आ जाए, मैं भी फॉर्च्यूनर से चलूं, मेरी बीवी भी लिपस्टिक लाए तो 10,000 वाली लाए, मुंह में लगाए। ये पत्रकारों का हाल चल रहा है। पत्रकार इस समय पत्रकार नहीं, पहले हम पत्रकारों को देवता की संज्ञा में रखते थे। अब आप समझ लीजिए कि देवताओं के संज्ञा में रखा। अब क्या है, पत्रकार हो गए हैं व्यापारी, क्योंकि उनके चैनल भी वाले जो हैं बड़े बड़े व्यापारी हैं, सेठ साहूकार हैं। पत्रकार भी अगर उनके मालिक के हिसाब से नहीं चलेंगे तो कल से निकाल दिया जाता बेचारा। उसकी जो रोजी रोटी चल रही है, जो बच्चे फीस वो भी नहीं जमा कर पाएगा। कार जो उसने इंस्टॉलमेंट पे ले ली है तो उसका इंस्टॉलमेंट नहीं जा पाएगा, वो भी मजबूर है। पत्रकार भी अपनी अपनी जगह मजबूर है, ऐसा मेरा मानना। और जितने चैनल है, पहले चैनल में इस तरीके का नहीं होता था कि बहुत बड़ा पूंजीपत और जैसा चाहे हम वैसा पत्रकार हमारा बोले। तो और ये जो पूंजीपत इस समय अटैच है भारत सरकार के नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह की भय खाते हैं कि ऐसा ना हो मेरे पास भी छापा डलवा दें, क्योंकि सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, कोई भी बचा नहीं है दुर्गेश जी, कोई भी। अगर मुझे लगता है भ्रष्टाचार पे आप ज्यादा जोर दे रहे हैं गोविंद जी, हमें लगता है कोई डिबेट भ्रष्टाचार पे करनी पड़ेगी मुझे। मैं रोक रहा हूं आपको, मैं मानस के पास जाऊंगा। डॉक्टर मानस, मूल प्रश्न ये है कि क्या ये जो इंडिया वाले गठबंधन का ओबीसी वाला दांव है वो क्या न्यूट्रलाइज होगा? क्या ये जो मुख्यमंत्री वाला दांव बीजेपी चल रही है, क्या? बस छोटा सा कमेंट, फिर मैं कार्यक्रम को खत्म करूंगा। जी देखिए, सबसे पहले तो है कि वो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं और वो लोग अपने को यूनाइट करने में परेशान हैं, क्योंकि बिखराव बहुत तेजी से होने वाला है। आने वाले समय में बहुत तेजी से बिखराव होने वाला है और इससे पहले उनको एकजुट हो रहा होगा, तभी वो लोग इस मामले पे काम कर सकेंगे। क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन, मतलब कहने का मतलब है अखिलेश यादव और लालू यादव, दो फैक्टर ऐसे हैं जिनको एक चुनौती के रूप में लेना पड़ेगा। ये एक बड़ी बात है और अभी उनके लिए चुनौतीपूर्ण बात यह है कि उन लोगों को आपस में एकजुट होना होगा, नहीं तो लोग बिखर के रह जाएंगे। आने वाले समय में देखते रह जाएंगे और पता चलेगा कि यहाँ नमो नमो करते हिंदुस्तान पार हो गया। बिलाल साहब, अंतिम टिप्पणी इस कार्यक्रम की। मानस कह रहे हैं कि बस अगर बहुत संजीदा नहीं हुआ विपक्ष तो फिर नमो नमो 24 में। देखिए दुर्गेंद्र जी, जो मैं आपको बार बार बात कह रहा हूँ वो पत्रकारिता के अनुभव के माध्यम से एक सच्चाई का एक दर्पण रखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दक्षिण में चाहे तेलंगाना हो, आंध्रा हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, केरल हो,
पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी वाइप आउट है। उसके पास एक स्टेट बचा है कर्नाटक, जहां पर वो महत्वपूर्ण विपक्ष की भूमिका है। उसको जो कुछ गेन करना है उत्तर भारत में करना है, और उस उत्तर भारत की जो रणभूमि का जो केंद्र है वो उत्तर प्रदेश है। तो वहां ओबीसी कास्ट का जो मैसेजिंग है वो हिंदुआइजेशन के एंगल पे हमेशा बना रहे। भारतीय जनता पार्टी की संघ की जो नीति निर्धारक हैं वो उसे किस तरह से उस जात को वो हिंदुआइजेशन फोल्ड में रखना चाहते हैं, वही उनकी स्ट्रेटेजी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। और यही उसकी रणनीति है कि मोहन यादव को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाकर प्रोजेक्ट किया गया। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों को, बहुत शुक्रिया। बिलाल जी, राजीव मिश्रा जी, प्रोफेसर मानस, गोविंद वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। बीजेपी की जो राजनीतिक चालें हैं वो तो गजब की हैं, और अब तक जो रणनीति रही है उसमें विपक्ष चारों खाने चित ही हुआ है। अब क्या विपक्ष इस लायक होगा 24 तक कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सके? ये बड़ा सवाल इस देश की जनता के भी सामने और विपक्ष के भी सामने। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।